हाँ, तो देखो आज हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे? इसमें आएगा पहले किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ दो तरह के हैं, एक है KCL और एक है KVL। दो तरह के, ठीक है ना। इसको जंक्शन लो, इसको लूप लो, अभी समझाएंगे तब समझ में आएगा। फिर इस किरचॉफ लॉ के बाद में आया था व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ये तो है प्रिंसिपल, ये तो क्या है आपके लिए, ये है प्रिंसिपल, लेकिन इसके ऊपर दो डिवाइस बनाएगी। एक डिवाइस बना रखी है पहले, एक डिवाइस का नाम क्या है, मीटर ब्रिज। क्या हुआ, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बाद में हमारे पास में एक डिवाइस आती है पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर के टोटल 5 एप्लीकेशन है। मैंने आपको 3 ही एप्लीकेशन करवा रखे हैं। 3 इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में तो एक भी एप्लीकेशन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने केवल 3 ही एप्लीकेशन करे। पहला है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, इंटरनल। दूसरा है कंपैरिजन ऑफ ईएम। तीसरा है फाइंडिंग इसके बाद में 2 एप्लीकेशन और भी आते हैं। एक होता है एमीटर वाला, एक होता है वोल्टमीटर वाला। वो आपके केस में दे नहीं रखा है, इसलिए मैंने उसको समझाया नहीं। पूरे चैप्टर में यही चीजें हैं। किरचॉफ लॉ केवीएल केसीएल होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये प्रिंसिपल है, इस पे काम करने वाली डिवाइस कौन सी है, मीटर ब्रिज, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। फिर पोटेंशियल मीटर। मीटर ब्रिज के इस बार न्यूमेरिकल डाले थे मैंने, याद होगा आपको, जो एग्जाम अभी टेस्ट दिया था लास्ट थर्सडे को। तब पोटेंशियल मीटर के 3 एप्लीकेशन है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा नहीं है। मतलब एग्जाम्स में कभी ना तो इसमें न्यूमेरिकल पूछा है ना इसका डेरिवेशन पूछा है। डेरिवेशन भी मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा रखा है वो कैसे है, ये पूछा नहीं, ठीक है ना। काफी एग्जाम्स में देखा मैंने, पूछा नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये ठीक है ना। पहले बात करेंगे किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ देखो, KCL इसे बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना। 10th में पढ़ के आए हो वैसा सा ही कुछ है, बस समझते जाओ, आसान सा है, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया तो भी ये सबसे आसान है, इसके अंदर समझते जाना। इसको हम बोलेंगे आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, ठीक है ना। जंक्शन लॉ भी बोलते थे, जंक्शन लॉ, हंसराज जंक्शन लॉ याद आया, जंक्शन लॉ, ठीक है। हाँ, इसने एक दिन मुझसे पूछ लिया था जब ये टूर में गया था, सवाई माधोपुर जंक्शन पे खड़े थे, तो इसने बोला सर मैं कभी रेलवे स्टेशन नहीं गया, और इसे पता नहीं था वो रेलवे स्टेशन है, और वहाँ लिखा हुआ था सवाई माधोपुर जंक्शन, ठीक है ना। हंसराज, ठीक है ना। मुझे मतलब उस समय तो आश्चर्य हो गया इस बात को लेकर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जंक्शन लो। जंक्शन लो क्या है, जंक्शन एक पॉइंट है जहां पे अलग अलग जगह से क्या आएंगे, वायर आएंगे, उनसे करंट। तो ये मान लेते हैं अलग अलग जगह से वायर आ रहे हैं, ठीक है। ये जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट पे इधर से आने वाली करंट, इधर से आने वाली करंट, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है और I5 जा रही है, ठीक है ना। जंक्शन लॉ में इसने ऐसा बोला किरचॉफ ने कि किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ करंट होता है 0। सम ऑफ करंट 0 का मतलब है कि आने वाली करंट को आप पॉजिटिव ले लेंगे और जाने वाली करंट को नेगेटिव ले लेंगे। आने वाली करंट कौन है, इस लॉ के हिसाब से सिग्मा I इक्वल टू 0। आने वाली कौन है, आने वाली 1 और 2, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड का मतलब इनको पॉजिटिव में काउंट करना है, जिस भी पॉइंट के लिए आएगी उसी के लिए पॉजिटिव में काउंट करना है। तो I1 प्लस I2,
अच्छा, अब जो जाने वाली करंट है उसे किस में लिखेंगे? नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इक्वल टू 0। इसे बोलते थे सिग्मा I इक्वल टू 0 जंक्शन। याद है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है काम। मान लो अगर मैं एक कोई क्वेश्चन बनाऊं सिंपल सा, ठीक है? यहां से मान लेते हैं 2 एम्पियर आ रही है, यहां से 3 एम्पियर आ रही है, यहां 1 एम्पियर जा रही है, यहां 1.5 एम्पियर जा रही है। तो इस जगह पे करंट आपको बतानी है। तो सीधी सी बात है, इस जगह की करंट को मान लेते हैं I, ठीक है ना? इस जगह की करंट को मान लेते हैं I, ठीक है? तो सिग्मा I इक्वल टू 0, सिग्मा I इक्वल टू 0। तो 2 + 3 - 1 - 1.5 माइनस I इक्वल टू 0, ठीक है ना? यहाँ तक ओके। तो इसको 8 किया, कितना हुआ? 2 + 3 5 माइनस 2.5 माइनस I इक्वल टू 0। I की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 एम्पीयर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, जंक्शन लॉ में ऐसा कुछ है। अब आपके शायद बोर्ड में क्वेश्चन भी आ रखा है और राजस्थान बोर्ड की बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है इस तरह का कुछ। ठीक है, यहां से मान लेते हैं, वैल्यूज मुझे याद नहीं है पर मैं आपको वैल्यू लिख देता हूं। यहां से आ रही है 2 एम्पीयर, यहां से आ रही है 3.5 एम्पीयर और यहां चली गई है 1.5 एम्पीयर। तो आपको इस ब्रांच की करंट और इस ब्रांच की करंट पूछिए, इन दो जगह की करंट पूछिए। सिंपल सा काम है, दोनों तरफ से करंट आ रही है तो इसमें जा रही होगी, ठीक है? तो 2 एम्पीयर और 3.5 एम्पीयर, कितना हुआ टोटल मिला के? 5.5। तो यहाँ की करंट हो गई 5.5। अच्छा, यहाँ कितनी जा रही है? 1.5। तो यहाँ कितनी जा रही होगी? अब 1.5, तो यहाँ पे कितनी जा रही होगी? 4। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे देता है। KCL किरचॉफ करंट लॉ, इसे बोल देते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये पॉइंट होता है इसे बोलते हैं जंक्शन, जहां पे सारी वायर्स आके मिल रही है, ठीक है? इस जंक्शन पॉइंट पे सम ऑफ करंट क्या होना चाहिए? 0। सम ऑफ करंट क्या होना चाहिए? 0, ठीक है? अब इसके बाद में दूसरा आता है सेकंड लूप लॉ, ठीक है? अच्छा, जंक्शन लॉ किस लॉ पे बेस्ड है? जंक्शन लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे हुआ कि हमने जब पहले चैप्टर में पढ़ा था कि चार्ज को ना तो खत्म कर सकते हो ना ही बना सकते हो। तो अगर इधर से जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज क्या जाएगा? आगे जाएगा। जैसे इधर से चार्ज आ रहा है 2 एम्पीयर के बराबर, इधर आ रहा है 3.5 एम्पीयर के बराबर, तो इन दोनों का एडिशन चार्ज ही आगे जाएगा। चार्ज ऐसा नहीं बैठे बैठे बीच में खत्म हो जाएगा या ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ना ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकता है ना ही खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। तो इसलिए इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? लूप लो, ये लूप लो है, इसे सामान्य नॉर्मल टर्म्स में बोलेंगे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये चालू कर दिया, चलो ठीक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बाद में जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है वैसे ही ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो इसमें नाम से है लूप, तो हम जो भी सर्किट लेंगे उसके अंदर एक लूप बनाएंगे। जो भी सर्किट लेंगे उसके अंदर क्या बनाएंगे? एक लूप। वो जो लूप बनाएंगे उसके अंदर टोटल सम ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना? अगर मैं एक सिंपल सा लूप बना रहा हूं, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, यहाँ वोल्टेज लगा है V और यहाँ रेजिस्टेंस R V और इसमें करंट जा रही है I। करंट कितनी जा रही है? I। तो अब इस लूप को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, वोल्टेज के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। वोल्टेज के लिए और रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना? ध्यान से समझना है। ये मान लेते हैं V वोल्टेज की कोई बैटरी है, ठीक है? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर आप लूप में इस तरफ जा रहे हो, मतलब जब भी बैटरी पे आते हो तो बैटरी के नेगेटिव से एंटर करते हो और पॉजिटिव से बाहर निकलते हो, तो आपको इसको काउंट करना है +V। किस में काउंट करोगे? +V। अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब कि आप क्या कर रहे हो? उल्टे चल रहे हो, इस तरफ जा रहे हो,
आप पॉजिटिव में एंटर करते हो, नेगेटिव से बाहर निकलते हो, उस केस में से क्या लिखोगे? -v। ये समझ लो, बैटरी में नेगेटिव से एंटर किए, पॉजिटिव से निकले तब तो +v, पॉजिटिव से एंटर किए, नेगेटिव से निकले तो -v। मतलब जहां से निकलते हो उसका साइन लेके आ जाना है। यहाँ v वोल्टेज की बैटरी है, पॉजिटिव से निकले तो +v, नेगेटिव से निकले तो -v। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब रेजिस्टेंस के केस में थोड़ा सा टेढ़ा है। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस होता है जिस तरफ से करंट एंटर कर रही है उसके हिसाब से। अगर करंट एंटर कर रही है तो जिस तरफ से एंटर करती है वहां पे होता है पॉजिटिव, जिस तरफ से एग्जिट करती है वहां होता है नेगेटिव करंट के केस में। तो अगर आप इस तरफ ही जा रहे हो तो आपको लिखना है -IR, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के केस में जो भी रेजिस्टेंस होता है उसमें प्लस पॉइंट होता है जिधर से करंट एंटर करती है, नेगेटिव पॉइंट होता है जहां से करंट बाहर निकलती है। तो नेगेटिव से बाहर निकल रहे तो -IR। अच्छा, उल्टा हो जाए, मतलब ये तो इसी तरह से है लेकिन आप उल्टे चल रहे थे। अब की बार क्या करोगे? आप प्लस का आई, जब भी नेगेटिव से एंटर करोगे और पॉजिटिव से निकलोगे तो प्लस का आएगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव? बैटरी के केस में तो आपको हाथों दिखेगा, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में आपको करंट की डायरेक्शन से बनाने पड़ेंगे। जहां से करंट एंटर करती है वहां पॉजिटिव, जहां से करंट एग्जिट करती है वहां नेगेटिव, ठीक है ना। जहां से भी निकलते हो उस तरफ का साइन लगा के बाहर आ जाना है। रेजिस्टेंस के केस में IR होता है और वोल्टेज के केस में V। ओके, अब इस वाले में देखते हैं, जब यहां से वोल्टेज निकली, वोल्टेज से करंट निकली, बैटरी से करंट निकली और करंट से इसमें करंट एंटर कर रही है रेजिस्टेंस में, तो पॉजिटिव पॉइंट किधर होगा? इस तरफ या इस तरफ? राइट या लेफ्ट? राइट में। तो यहां तो हो गया पॉजिटिव और यहां हो गया नेगेटिव। तो अगर मैं इसके लिए लूप लो बनाना चाहता हूं तो लूप लो का मतलब है सिग्मा V = 0। जैसे इसमें था सिग्मा I = 0, वैसे इसमें क्या है? सिग्मा V = 0। अब जब सिग्मा V = 0, आपको क्या करना है? इस पूरे केस में एक लूप पकड़ना है। लूप मतलब बंद होना चाहिए, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप, ये वाला क्लोज लूप है पूरा। कहीं से भी स्टार्ट करोगे, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप हमेशा बैटरी के पीछे से स्टार्ट करोगे। कहां से स्टार्ट करना है? बैटरी के पीछे से, मतलब बैटरी के पीछे से स्टार्ट करोगे। इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, घूम के वापस इसी पॉइंट पे आना है। जब मैं यहां से स्टार्ट किया तो ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है। ओके, जैसे ही मैं बैटरी में घुसा, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला तो इसको लिखा प्लस का V, ठीक है। फिर आगे गया कौन मिला? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कैसे बाहर आ रहा हूं? माइनस से, तो माइनस का I × R = 0, वापस वहीं आ गया =0। ये हो गया आपके लिए लूप लो। अब लूप लो पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन समझ लो, इस तरह से बैटरी बनी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 10 वोल्ट की और बैटरी है, ठीक है। यहाँ 7 ओम लगा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ 14 ओम लगा दिया और यहाँ लगा दिया 7। इस तरह से कोई सर्किट बना दिया। आपको बतानी है कि करंट कितनी निकल रही है इनमें से, दोनों बैटरी में से करंट कितनी निकल रही है। तो मैं मान लेता हूं यहां से करंट निकलती है I1, यहां से निकलती है I2, ठीक है।
ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा कि बैटरी में से करंट बतानी है, क्वेश्चन तो इस तरह से है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो सॉल्यूशन है डायरेक्ट, जो भी बैटरी है बैटरी में से करंट निकाल लो, जितनी भी बैटरी दिख रही है उसमें में से करंट निकालो। वैसे आपको ध्यान रखना है मैथ का एक रूल होता है, जितनी ज्यादा अननोन वैल्यू उतनी ही ज्यादा आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपने दो अननोन वैल्यू ले ली I1 और I2, आपको कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? दो। ठीक है, अब इसके अंदर लूप सेट करो। यहां से करंट निकली I1, इधर से निकली I2, ये क्या मिला आपको? जंक्शन। जंक्शन पॉइंट पे करंट आगे मैच करेगी तो वापस जो करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। अच्छा, तो इसके अंदर कितनी करंट एंटर करेगी? I1 प्लस I2। फिर यहां से जाके वापस इस जंक्शन पे वापस अलग हो जाएगी। जितने बैटरी से करंट आउटपुट लेते हो उतनी वापस इनपुट डालनी। तो यहां से वापस इधर कितनी चली जाएगी? I2, और वापस इधर कितनी चली जाएगी? I1, और वापस अपनी अपनी जगह पहुंच जाएगी। यहां से I1 निकली वापस पहुंच जाएगी, यहां से I2 निकली वापस पहुंच जाएगी। ये एक रेजिस्टेंस है जहां I1 और I2 दोनों एक साथ जाते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया? KCL से, ठीक है। अब KVL लगाना है। KVL लगाते टाइम मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस के टाइम पे आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव किधर है। तो इस रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा, एंटर कर लिए करंट। इस रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, इस रेजिस्टेंस के लिए पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, ठीक है ना। इन पॉइंट के नाम दे दो, ये पॉइंट है A, B, C, D, E और F। अब सॉल्यूशन के टाइम पे आप क्या करोगे? दो लूप पकड़ोगे। दो ही क्यों पकड़े? दो इसलिए पकड़े क्योंकि दो अननोन वैल्यू है, इसलिए आपको दो लूप बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहला लूप बनाता हूं A B C D E F A, ये पूरा बड़ा वाला। दूसरा लूप बनाता हूं B C D E B, ठीक है ना, ये वाला लूप। तो एक बार ये बड़ा वाला लूप, तो पहले वाले में बड़ा वाला लूप A B C D E F E। ध्यान रखना जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां पे वापस पहुंचना जरूरी है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से वापस पहुंचना जरूरी है, ठीक है। अब आपने लूप तो पकड़ लिया। लूप में कहां से स्टार्ट करना है आपने बताया था? बैटरी के पीछे से। तो बैटरी के पीछे से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से स्टार्ट किया। तो इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो डेल्टा V इक्वल टू 0 कैसे लिखेंगे? यहां से स्टार्ट किया, पहले कौन मिला? बैटरी। बैटरी का प्लस का 10, प्लस का 10 कैसे आया? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से बाहर आ रहा हूं, बैटरी के पॉजिटिव से बाहर आ रहा हूं, यहां से आया, चलता चलता चलता, अब कौन मिला है मुझे? 7 ओम, ठीक है। तो ये हुआ माइनस का 7 I1 प्लस I2। I इंटू आर करना था, I करंट कितनी है? I1 प्लस I2, R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है? 7, याद है, ठीक है, ओके। फिर ऊपर गए, वापस कौन आया? रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा? माइनस का 7 I1, याद है, ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। 10 माइनस 7 I1 माइनस 7 I2 माइनस 7 I1 इक्वल टू 0। इनको ऐड करके उधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14 I1 प्लस 7 I2 इक्वल टू 10। याद है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? इसमें से काटा पीटी कर सकते हो क्या? अभी नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे ही रहने दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब I1 और I2 की इक्वेशन तो आ गई, दूसरी इक्वेशन चाहिए। दूसरी के लिए मैं क्या करता हूँ? ये वाला लूप ले लेता हूँ अब की बार। तो अब की बार ये लूप ले लिया, तो लूप B C D E B, B C D E B कहां से स्टार्ट करेंगे? बैटरी के पीछे से, वापस पीछे से स्टार्ट किया, सिग्मा V इक्वल टू 0। 10 बैटरी से निकले, प्लस का 10, वापस यहाँ आए, कितना है? माइनस का 7 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। फिर यहाँ से गए वापस इसके अंदर, तो माइनस का 14 इंटू I2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, 10 माइनस 7 I1 माइनस 21 I2 इक्वल टू 0। 21 I2 कैसे है? ये 14 I2 और ये माइनस का 14, सॉरी ये 7 I2 और ये 14 I2, इन दोनों को ऐड किया तो 7 I1 माइनस प्लस 21 I2 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को एडजस्ट करके आपको क्या बनाना है? हमेशा एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें I1 और I2 की वैल्यू आ जाए। दो इक्वेशन है, दो ही अननोन वैल्यू है, थोड़ी बहुत मैथ लगाएंगे। तो थोड़ी बहुत मैथ लगाने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से,
और इसके साथ माइनस कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21i2 और ये गायब भी हो जाएगा। या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर सकते हो, जो भी मेथड आपको इजी लगे, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, चाहे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ऊपर लिखा 14i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 10। इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 14i1 प्लस 42i2 इक्वल टू 20। अच्छा, इन इक्वेशन को क्या करना है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये वाला तो कट गया पूरा 0, ये वाला हुआ माइनस का 735i2 इक्वल टू माइनस का 10। तो i2 की वैल्यू कितनी है, 10/35। ये किसकी वैल्यू आई है, i2 की। अब ये i2 की वैल्यू कहाँ रखोगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, ठीक है ना। तो i2 तो निकल गई आपके पास में, पहला ये आंसर एम्पियर में आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं बाई इक्वेशन 1, जो 14i1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10/35 इक्वल टू 10। 5 बार, 2 बार, उधर गया तो कितना हुआ 8। तो i1 की वैल्यू कितनी हुई 8/14, कितना हुआ ये 4/7। कंफ्यूजन नहीं आता कोई कंफ्यूजन? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या मैं अब आपको क्वेश्चन दो तो कर लोगे, इसी टाइप से ट्राई कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ट्राई करो, फाइंड करंट फ्रॉम दोनों बैटरियों में से करंट फाइंड करते हैं। चलो इधर ध्यान दो, देखो 3.4 आई हो। अच्छा 3.4 आ रहा है, इधर देखना, मान लेते हैं यहां से निकली है i1 और यहां से निकली है i2, ठीक है। तो जब यहां से i1 i2 निकली तो यहां कितनी आ जाएगी i1 प्लस i2, वही कितनी है यहां तक, तो ठीक है। फिर वापस जाएगी इस वाले सर्किट में, कितनी जाएगी i2, इसमें कितनी जाएगी i1। पॉजिटिव नेगेटिव बना लो, इधर से करंट एंटर कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। बैटरी का तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता है। पहला वाला लूप लेते हैं, ये ले लिया A B C D E F, ठीक है ना। तो पहले लूप लिया है मैंने A B C D E F G, A B C कैसे ले रखे हैं, देख मेरी बात, एक सेकंड, अरे हो भाई लोगों पीछे बातें क्यों कर रहे हो, ठीक है। देखो कुलदीप ने बोला कि साइन उल्टे ले रखे हैं, बैटरी का साइन तो आपको पता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। मैंने क्या बताया था, जिधर से करंट एंटर करती है उधर पॉजिटिव आता है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एंटर किधर से कर रही है, करंट इधर से कर रही है, इधर से कर रही है, हाँ। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सही है। अच्छा इधर गई करंट, करंट इसमें अंदर जा रही है, इधर जा रही है इसमें, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जिधर से एंटर करती है उधर पॉजिटिव, उधर जिधर से एग्जिट करती है उधर से नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। समझ में आ गया? हाँ अब बताओ उल्टा कहाँ है? करंट के रास्ते से देख, खुद की तरफ से मत देख। ठीक है अच्छा अब देखो ये लूप लिया, लूप लिया तो लूप में कहां से स्टार्ट करना है? इस जगह से स्टार्ट होगा, क्यों? मैंने बोला है बैटरी के पीछे से स्टार्ट करना है। तो पहले लिखा सिग्मा v इक्वल टू 0, तो 10 यहां से स्टार्ट किया, 10 नीचे आया, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कौन मिल गया? रेजिस्टेंस कितना मिला? 4, तो माइनस का 4 i1 प्लस i2, फिर ये यहां से निकला 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 और कहां हो गया? 4 2 i1, तो ये हुआ माइनस का 2 i1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6 i1 प्लस 4 i2 इक्वल टू 10। इसमें से 2 को कॉमन लेके डिवाइड लगा लिया है, तो ये हो गया 3 i1 प्लस 2 i2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है अच्छा अब इक्वेशन नंबर सेकंड बनाने के लिए लूप लिया है मैंने b c d e b, सिग्मा v इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं पीछे से, तो ये हुआ 10 माइनस, यहां से निकला कौन मिला? ये माइनस 4 i1 प्लस i2। ठीक है फिर यहां से एंटर किया तो माइनस का 10 i2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4 i1 प्लस 14 i2 बराबर 10। इसको भी सॉल्व किया तो 2 i1 प्लस 7 i2 बराबर 5। ये इक्वेशन यहां तक जो पहुंच गया वो आगे भी कर सकता है। यहां तक कौन कौन पहुंचे? हो सकता है आपके पास ये और ये इक्वेशन आई है। ओके आप नहीं पहुंचे थे क्या? पहुंच गए? तो हाथ खड़े कर दीजिए। चलो ठीक है वेरी गुड। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो बधाई आपको, आप आगे भी सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है हालांकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो ध्यान रखना यहां तक सॉल्व करने के भी आधे नंबर है, यहां तक सॉल्व करने के भी आधे नंबर है। ठीक है आंसर निकालने के नंबर तो है ही, लेकिन यहां तक सॉल्व करने के भी आधे नंबर। ओके फिर इसके बाद में बात करते हैं, हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी को एक को गायब करवाना है। ठीक है यहाँ है 3 i1, यहाँ है 2, तो हम 3 और 2 को तो इक्वल नहीं ला सकते, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे और ये बन जाएगा 6, और इसको बना देंगे 3 से गुणा करके 6, तो दोनों के i1 इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। ठीक है ना ये कैसे जज किया मैंने? मुझे i1 को ही गायब करवाना है इसके लिए, तो ये हो गया 6 i1 प्लस 4 i2 बराबर 10। ठीक है इसको किया तो ये हो गया 6 i1, 3 से गुणा कर रहा हूं, प्लस 21 i2 बराबर 3 15। अब इनको क्या कर देना है? माइनस, माइनस किया तो ये तो कट गया, ये किया तो माइनस का 17 i2, और यहाँ क्या आ गया? माइनस का 5, तो i2 की वैल्यू आई 5/17। याद है? ठीक है पहले कैसे नहीं बोला? एमपी। अच्छा ये क्वेश्चन, ये आंसर किस किस का है? i2 का 1 2 3 4 5 अभी आया या पहले आ गया? ओके ठीक है अब i2 से क्या निकालना है? i1, तो हम क्या रखेंगे? इस वैल्यू को कहां घुसा दें? यहाँ पे, इस i2 की वैल्यू को यहाँ पे। ठीक है अच्छा इस i2 की वैल्यू को यहाँ डाला तो 3i1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5/17 इक्वल टू 5, इसको उधर भेजा तो ये 3i1 बराबर 5 माइनस 10/17, 17×5 माइनस 10 75/17, तो ये होगा 75/17 3i1, 17 3 i1 इक्वल टू 75/51 एमपी। ये भी किसके आया? ये आया 3 चॉकलेट लगी, बढ़िया है ना? 3 चॉकलेट लगी तो मेरे ही फायदा है ना।
नहीं, ये जहां पढ़ेंगे वहां में पढ़ा सही है। ओके, आपको KCL और KVL लगाने समझ में आ गए यहाँ पे, ठीक है। KCL और KVL आसान है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो जिनसे नहीं हो रहा है वो क्या करना, घर जाके प्रैक्टिस करना, कल आके पूछना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। अब समझो व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ने ये देखा कि अगर हमने रेजिस्टेंस लगाए, बीच में लगाए गैल्वेनोमीटर, इस तरह से कोई रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट कर दिया, R1 R2 R3 R4 और ये 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। मैं इसका प्रूफ नहीं सिखा रहा हूं आपको, प्रूफ जो भी है वो आप एक बार थ्योरी में देखना, नहीं समझ में आता है तो वापस से पूछ लेना प्रूफ। इसका प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर इन आर्म्स का रेशियो R1 R2 R3 R4, इन्हें बोलते हैं रेजिस्टेंस आर्म्स, ठीक है ना, रेजिस्टेंस आर्म्स। R1 R2 R3 R4, तो ये बोल रहा है कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये जो बीच में ब्रिज लगा हुआ है, बीच में ये ब्रिज है, इस ब्रिज में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट का डिफ्लेक्शन देता है। अगर इसमें से करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन देगा, और करंट फ्लो नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन भी नहीं देगा, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह से है, समझ लो। ये पॉइंटर पहले जीरो पे होता है, बीच में इस तरह से पॉइंटर होता है इसके अंदर, ये पॉइंटर बीच में होता है, ठीक है। अगर करंट इधर से इधर गई तो ये क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा, इधर का इस तरफ घूम जाएगा। और अगर करंट इस तरह से इधर आ गई तो ये क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन इधर का दे देगा। बात तो समझ में आ गई, 11th वालों को भी समझ में आ गया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करेगी, आपके लिए करंट का डिफ्लेक्शन देगी। क्या तो बातें सही है, ओके। ये ऑन है, जब ये डिफ्लेक्शन देगा तो ये डायरेक्शन भी शो करता है, मतलब कि ये तो देखता ही है कि करंट आ रही है, इसके अलावा ये भी बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रही है तो इधर का डिफ्लेक्शन दे देगा, इस तरफ फ्लो हो रही है तो इधर का डिफ्लेक्शन। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाने का मतलब क्या है, अगर करंट ऊपर से नीचे आएगी तो डिफ्लेक्शन इधर दे देगा, और नीचे से ऊपर जा रही है तो करंट का डिफ्लेक्शन उल्टा दे देगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही है। पर मान लो ऐसा कोई कंडीशन बैठ जाए, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, इस केस में ये जो दो पॉइंट है ये हो जाएंगे इक्वी पोटेंशियल, मतलब कि इक्वल पोटेंशियल वाले। अब जब भी करंट फ्लो होती है तो वो फ्लो होगी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, करंट फ्लो होगी तो कितना जाएगी, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो ना तो ये और ना ये, दोनों में से कोई हाई नहीं है, दोनों ही इक्वल के हो गए, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो जब करंट ही फ्लो नहीं होगी तो ये इसका डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये वाली कंडीशन पे जीरो डिफ्लेक्शन आता है, ये वाली कंडीशन पे क्या आता है, जीरो डिफ्लेक्शन। या तो कोई गड़बड़, ठीक है। जीरो डिफ्लेक्शन को हिंदी वाले बोल देते हैं शून्य विक्षेपण, ठीक है ना, शून्य विक्षेपण। जब जीरो डिफ्लेक्शन आएगा R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4, इस वाले केस में बीच में जो भी लगाया उसे आप गायब कर सकते हो। गायब कर सकते हो का मतलब क्या है कि मान लो आपको इस तरह से कोई डायग्राम बना दिया, इधर लगा दिया 25 ओम, इधर लगा दिया 5 ओम, इधर लगा दिया 25 ओम, इधर लगा दिया 25 ओम, इधर लगा दिया 125। अब आपको पूछ लिया इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, क्या पूछा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपके लिए क्या गड़बड़ होगी, आपको सीरीज कनेक्शन आते हैं, पैरेलल कनेक्शन आते हैं, लेकिन ये बीच वाले का पता ही नहीं क्या है, ना तो ये सीरीज में ना ये पैरेलल में।
तो आपको इस तरह का कुछ डायरेक्ट दिख जाएगा, तो आप ये चेक करो कि इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ क्या है। तो 5/25 इक्वल टू 25/125 है या नहीं है, मतलब कि ये भी 1/5 हो गया और ये भी 1/5 हो गया, दोनों का रेशियो सेम है। तो यहाँ पे करंट ही फ्लो नहीं हो रही, बात समझ, करंट ही फ्लो नहीं हो रही। जब करंट फ्लो ही नहीं हो रही तो इस रेजिस्टेंस का यहाँ होने का भी मतलब नहीं है। तो अब ये डायग्राम किस तरह से हो गया आपके लिए, 5, 25, 25, 100, ये वाला डायग्राम इस तरह से हो गया। अब ऊपर वाले किसमें है, सीरीज में, नीचे वाले किसमें है, सीरीज में। तो ऊपर वाले सीरीज में, तो ऊपर वालों का ये बना दिया, 5 और 25 कितना हुआ, 30, और नीचे वाला कितना हुआ, 25 और 125 कितना हुआ, 150। अब दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में आ गए तो R पैरेलल कितना होता है, 30 इंटू 150 बटे में 150 प्लस 30, तो ये हो गया 30, 150 बटे में 180, 0 से 0, 3 के पहाड़े से 10 बार, 3 के पहाड़े से 6 बार, और 3 के पहाड़े से 5 बार, 3 के पहाड़े से 2 बार, 5, और ये हो गया 25। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे किया। वेट स्टोरेज सबसे इजीएस्ट केस है। अगर ध्यान रखना कि जेईई वगैरह में तो इसके क्वेश्चन सिंपल से आ ही जाते हैं। जो भी आपको होगा इस तरह से कुछ भी दिख गया, रेशियो देखो, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल हो गया, तो बीच वाले को गायब कर दो और अब डायरेक्ट सर्किट को सॉल्व कर सकते हो।